जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। ईवीएस का दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि आपके सीटेट जुलाई के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो या स्टेट हो, तो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसमें है। बता दें आप सभी को, इसी तरीके से प्रश्न आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो इसमें से कौन सा जैवमंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक जो होता है, इसमें उत्पादन की क्षमता होती है और इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत आपको बता दें कि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं और सभी जीवित जीवों का पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे इसमें आपके जैविक घटक में पौधे, जानवर, मनुष्य, कवक, सूक्ष्मजीवी आदि सभी क्या आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं हम बात करें अजैविक घटक के, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अजैविक घटक नहीं है, तो अजैविक घटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसको जान लीजिए कि अजैविक घटक होता क्या है। पारिस्थितिक तंत्र के सभी अकार्बनिक घटक प्रकृति के निर्जीव भौतिक और रासायनिक संरचना अजैविक घटक होते हैं। जैसे भूमि, पत्थर, पानी, प्रोटीन और फास्फोरस, मृदा, वायु आदि सभी क्या होते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रोटीन हुआ, मृदा हुआ, फास्फोरस हुआ, सभी क्या हैं? आपके अजैविक घटक है। तो अजैविक घटक क्या नहीं है? तो कवक क्या होता है? एक अजैविक घटक नहीं होता है। कवक एक जीवित जीव है जो खमीर, फफूंद और मशरूम के रूप में पाया जाता है और यह पौधों और पशुओं के अलग सजीवों का एक अलग क्या होता है? इनका एक अलग जगत होता है, या इनका एक संसार कहें तो इनका एक अलग से ही संसार होता है। तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसमें से अजैविक घटक कौन सा नहीं है। तो अजैविक घटक कवक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो दो अलग अलग जीवों का संग जिसमें दोनों को लाभ होता है उसे कहा जाता है डैश। उसे कहा जाता है पोषण, परजीवी, सजीविता या मृत जीवी। तो यहाँ पे प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि दो अलग अलग जीवों का संग जिसमें दोनों को लाभ होता है, एक को नहीं दोनों को ही लाभ होता है, उस संग को क्या कहा जाता है? पोषण, परजीवी, सजीविता या मृत जीवी। तो बता दें आप सभी को कि जीव जो एक साथ रहते हैं तथा आश्रय और पोषक तत्वों को साझा करते हैं, जिसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। सहजीवी संबंध में दोनों जीवों को ही क्या होता है? लाभ मिलता है। कुछ कवक जो पादपों की जड़ों में रहते हैं, सहजीवी संबंध का एक सबसे अच्छा क्या होता है? उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं बात करें तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब कि दो अलग अलग जीवों का संग जिसमें दोनों जीवों को लाभ मिले वो क्या होता है? सहजीवी होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे यहाँ पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि हमारे वातावरण में किस गैस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे वायुमंडल में या हमारे वातावरण में अगर हम बात करें तो किस गैस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल आयतन के पदों में मुख्य रूप से घटक है, क्योंकि ये दोनों गैस मिलकर वायुमंडल में 99% हिस्सा किसका होता है? केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो एक रंगहीन और स्वादहीन गैस है जो वायुमंडल के लगभग 78% हिस्से का निर्माण करती है। यह प्रोटीन के निर्माण खंड, क्लोरोफिल और अमीनो एसिड का प्रमुख घटक है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 जिसको बोलते हैं, एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस वायुमंडल के लगभग 21% भाग को क्या करती है? कवर करती है। सिर्फ क्या? ऑक्सीजन। ठीक है,
और बता दें आप सभी को, और जीवन को संभव बनाती है। जीवन को संभव बनाने का काम किसका होता है? O2 का होता है, और ये 21% हिस्से का निर्माण करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता जो है सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक सांद्रता किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। कितनी होती है बता दें आप सभी को? 78% होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। निम्नलिखित में से किसे किसानों का सच्चा मित्र या प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है? इसमें से किसे किसानों का सच्चा मित्र या प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है? केचुआ, मधुमक्खी, खरगोश, बैल। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आप जान लीजिए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? कछुआ होगा। कछुआ को किसानों का मित्र क्यों कहते हैं आप जान लीजिए कि केचुआ जो होता है किसानों के लिए कई प्रकार से उपयोगी होता है। केचुआ मिट्टी में बिल खोद कर मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाते हैं, इसलिए उन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अनअपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं पादपों के लिए महत्वपूर्ण भोजन बनाते हैं। केचुए द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे और महत्वपूर्ण कारक क्या है, क्यों किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है? जान लीजिए कि मछली पकड़ने के लिए केचुए का उपयोग मछली के चारे के रूप में किया जाता है, और केचुआ मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता दोनों को कम करते हैं और पादपों की वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थिति का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? केचुए को किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि टूटता तारा होता है तारा, धूम्रकेतु, उल्का या क्षुब्ध ग्रह? तो टूटता हुआ तारा जिसको उल्का पिंड भी बोलते हैं होता क्या है? जान लीजिए कि टूटता हुआ तारा क्या होता है? उल्का होता है। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड या धूमकेतु के उल्का पिंड केवल एक क्षुब्ध ग्रह है। उल्का पिंड जो होता है एक प्रकार से क्या होता है? क्षुब्ध ग्रह होता है जो कि पृथ्वी पर उतरने का प्रयास करता है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा वाष्पीकृत हो जाता है। पृथ्वी के सतह पर उतरने वाले आकाशीय पिंड को उल्का पिंड के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। किस रूप में? उल्का पिंड के रूप में इसको जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और पायरोमीटर। तो वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? बता दें आपको, हाइग्रोमीटर का उपयोग न केवल वायुमंडल में बल्कि मिट्टी या बंद स्थानों में मौजूद आर्द्रता को मापने हेतु किया जाता है। किसका उपयोग? हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आप जान लीजिए कि आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का उपयोग न केवल वायुमंडल में बल्कि मिट्टी या बंद स्थानों में मौजूद आर्द्रता को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सबसे आम हाइग्रोमीटर जिसे साइक्रोमीटर के रूप में भी जाना जाता है, ये क्या करता है कि दो बल्बों यानी आर्द्र और शुष्क का उपयोग किया जाता है और बल्बों के बीच तापमान अंतर पर उपयोग करके आर्द्रता की जो है गणना की जाती है। क्योंकि आर्द्र बल्ब ठंडा होता है, क्योंकि इसकी सतह में नमी को क्या करता है? वाष्पित करता है। वाष्पित होती रहती है इसकी नमी क्षेत्रों में। तो यहाँ पे बात करते हैं तो आर्द्रता को मापने के लिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है, अगर हम बात करें तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वातावरण में तापमान के आधार पर परतों का समावेश होता है। ये परतें जो होती हैं ट्रोटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के नाम से जानी जाती हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर एक और क्षेत्र को एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल होती है।
और बता दें आप सभी को कि ग्लोबल वार्मिंग की जब घटना घटित होती है, जब पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। तो उस समय जो सबसे हीट परत होती है, क्षोभ मंडल ही सबसे ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि पृथ्वी के ताप सबसे नज़दीक यही परत पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मृत सागर क्या है? एक समुद्र जिसका जल विषैला होता है, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों से भी अधिक खारा होता है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं, एक समुद्र जिसमें जहाज़ों का चलना खतरनाक होता है। तो मृत सागर, ऐसा सागर जो सभी महासागरों और समुद्रों से भी सबसे अधिक खारा होता है, वो क्या कहलाता है? मृत सागर कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की प्रथा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में? तो यहाँ पे स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? झूम कृषि के नाम से या झूम खेती के नाम से इसको जाना जाता है। तो झूम खेती होती क्या है, जान लीजिए कि यह एक प्रकार की निर्वाह खेती होती है जिसमें किसान अस्थायी रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है, और जब यहाँ पे मृदा क्षरण के कारण भूमि जो है बंजर हो जाती है तो वह उस भूखंड को छोड़ के दूसरे स्थान पे चला जाता है, इसलिए इसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। तो भारत में स्थानांतरण की जो खेती है ये कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आपके आते हैं, जिसमें असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड आदि शामिल हैं। और बता दें आप सभी को कि खेती के इस तरीके को झूम खेती कहा जाता है, और इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कभी कभी अगर पूछ ले तो कर्तन या दहन कृषि किसे कहते हैं, तो ये सभी भी क्या होते हैं? दहन कर्तन सभी क्या होते हैं? स्थानांतरण खेती ही कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या नेक्स्ट में कि नीली क्रांति डैश से संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान से, पेयजल से, मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित नीली क्रांति है। तो यहाँ पे दोस्तों और कुछ क्रांति हैं, उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि कुछ क्रांति के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे भारत के सभी महत्वपूर्ण क्रांतियों की सूची यहाँ पे दी गई है। जैसे काली क्रांति किसे कहते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित क्रांति को काली क्रांति कहते हैं। नीली क्रांति जो होती है मछली उत्पादन से संबंधित होती है। वहीं भूरी क्रांति जो होती है वो चमड़ा कोको से संबंधित होती है। गोल्डन फाइबर क्रांति जो होती है वो जूट उत्पादन से संबंधित होती है। स्वर्ण क्रांति जो होती है वो होती है शहद फल उत्पादन से, फूल से, औषधि से, मसालों से संबंधित होती है। हरित क्रांति जो होती है कृषि उत्पादन से संबंधित होती है। और ग्रे क्रांति जो होती है उर्वरक से संबंधित होती है। वहीं गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज और झींगा से संबंधित होती है। लाल क्रांति जो होती है मांस टमाटर उत्पादन संबंधित होती है। और गोल क्रांति जो होती है वो आलू उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति जो होती है कपास उत्पादन संबंधित होती है। रजत क्रांति जो होती है अंडा उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो होती है दूध उत्पादन से। पीली क्रांति जो होती है तिलहन उत्पादन से। और गोल क्रांति जो होती है आलू उत्पादन से संबंधित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ में आ गया। अगर इससे कोई भी क्रांति पूछता है तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, खुद याद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850। तो दोस्तों जहाँ पे 9850 दिया गया ये दोनों ऑप्शन को आप क्या कर दीजिए? गलत काट दीजिए, क्योंकि 8900 या 8950 ऐसे मीटर यहाँ से ऊंचाई है। तो ये आप समझ लीजिए कि इस माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिया गया, उसको जान लीजिए
कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। यह हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोमुलुंगामा नाम से जानते हैं। ठीक है। शिखर हिमालय की महालुंगुर उप श्रेणी में स्थित है। इसका नाम भारत के एक सर्वश्रेष्ठ जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब अगर आप जानना चाहते हैं क्या है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन, यह नेपाल का एक हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। इसी तरीके से अन्य क्लास के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।